तो दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जैसे मैंने बताया था आपको कि आज अपन पढ़ेंगे संसद के बारे में। तो संसद के बारे में आज पूरा कंप्लीट पढ़ना है अपन को और एक एक चीज़ को समझेंगे। ठीक है, संसद पहले आपको मैंने बता दिया कि पहले मैंने आपको जो पिछली वीडियो में सारी देख के आना पड़ेगा, तब क्लास और अच्छे से समझ में आएगी। तो संसद किसमें 79 से लेकर 122 है। ठीक है, इसको याद रखना। तो सर्वोच्च न्यायालय कानून बनाने की संस्था होती है। सर्वोच्च कानून बनाने के इसमें संसद को प्राप्त है। किसको प्राप्त? कोई भी कानून बनाना है, मैंने जैसे आपको बताया था आर्टिकल 1, आर्टिकल 2, आर्टिकल 3, तो आप समझ गए हैं। ठीक है, सार्वजनिक कल्याण की बात करती है, सरकार की जवाबदेही है। तो इन बेसिक पॉइंट को याद रखना है। ठीक है, संसद किन चीज़ों से मिलकर बनी है, तो इस चीज़ को याद रखना है। इसमें राष्ट्रपति होता है, राज्यसभा और लोकसभा, इन 3 चीज़ों से मिलकर बनती है संसद। ठीक है, और कानून भी इन्हीं 3 चीज़ों से होकर गुजरता है। चाहे पहले इसमें कानून आ जाए, चाहे पहले इसमें आए, कोई मैटर नहीं करता। लेकिन इनके सिग्नेचर के बिना कानून का रूप नहीं ले पाता वो। तो इसमें राष्ट्रपति के साइन होना जरूरी है। जो मैंने पिछली क्लास में जो भी सब कुछ अच्छे से बताया हुआ है, पिछली भी देखा। ठीक है, आपका बेस्ट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है, लेकिन इसको सपोर्ट भी कीजिए। फिर आ जाइए नेक्स्ट। अब द्विसदनीयवाद क्या होता है? तो द्विसदनीयवाद क्या होता है कि 2 सदनों वाली विधायिका होती है। ठीक है, सिंपल समझ गए। जैसे भारतीय सदन है, भारतीय सदन राज्यसभा है, इसमें लोकसभा है, इस प्रकार। अब जाइए नेक्स्ट, राष्ट्रपति क्या है? तो राष्ट्रपति में क्या होता है कि राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। समझ गए? राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं, इस चीज़ को याद रखना है विधेयक की सहमति पर। और संसद स्थगित अध्यादेश पारित तो दोनों सदनों में राष्ट्रपति को कौन कौन सी शक्ति हैं? वो संसद को स्थगित कर सकते हैं, अध्यादेश पारित कर सकते हैं, दोनों सदनों को संबोधित कर सकते हैं। इनकी पावर के बारे में बताया गया है। ठीक है, और ये अभिन्न अंग क्यों है? राष्ट्रपति एक अभिन्न अंग है उसका। ठीक है, तो क्यों है उसकी वजह से सामने लिखा हुआ है, उसका डेफिनेशन डाल सकते हो। नेक्स्ट है अपना राज्यसभा। जैसे राज्यसभा में क्या है, आर्टिकल मैंने बताया था 80 में है ये राज्यसभा, और अधिकतम सदस्य इसमें 250। ठीक है, इसको याद रखना। और उसके बाद राज्यसभा और केंद्र शासित प्रदेशों की टोटल संख्या भी वर्तमान के में 238 है, और 12 सदस्य इसमें नामित होते हैं। नामित कौन कौन से सदस्य होता है? और राष्ट्रपति करता है, ये तो चीज़ आपको पता ही होगा। लेकिन नामित कौन कौन से सदस्य होंगे? जो साहित्य में होंगे, कला में होंगे, कोई अच्छी पावर हो, कोई प्लेयर हो, या जैसे सचिन तेंदुलकर भी थे एक समय पे, कोई अभिनेत्री हो, वो भी होता है। तो मतलब कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। साहित्य, कला क्षेत्र, सांस्कृतिक क्षेत्रों में उनका योगदान होना चाहिए, तो उन लोगों को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट में क्या है कि वर्तमान में कितने सदस्य हैं? वर्तमान में टोटल संख्या कितनी है? 245। ठीक है, वर्तमान में सदस्य हैं, उनमें से पहले कितनी होनी, टोटल कितने सदस्य होते हैं? 250 होते हैं, लेकिन अभी वर्तमान में 245 हैं। और राज्य द्वारा कितने हैं? 225 सदस्य हैं। और केंद्र द्वारा 8 सदस्य हैं। कितनी अपनी केंद्र? भारत में तो 8 ही हैं, तो उसमें 8 सदस्य आ जाएंगे। नामित होते हैं जो 12 सदस्य होते हैं, उसमें जैसे मैंने बताया था कला, विज्ञान, साहित्य और सामाजिक कार्य से संबंधित हो, तो इस तरीके के जो टारगेट होते हैं उन लोगों को यहाँ पर 12 सदस्य मनोनीत करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति। तो इसके बाद आ जाइए नेक्स्ट। इसमें योग्यता क्या होती है? योग्यता होती है 30 साल होनी चाहिए, और लोकसभा में कितनी होनी चाहिए? 25 साल कम से कम। और इसमें कितनी होती है? 30 साल राज्यसभा में। और ये भारत का नागरिक होना चाहिए, और निर्वाचक नामावली में नाम होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लिख लेना आप। और योग्यता होनी चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, और कोई लाभ के पद पर ना हो। इन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट। और अयोग्यता क्या होता है? अयोग्यता में क्या हो? केंद्र और राज्य सरकार में किसी भी की लाभ के पद पर ना हो, नहीं उसे हटा दिया जाएगा। तुम IAS की जॉब भी कर रहे हो या चुनाव भी लड़ रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता है। IAS बन जाओ या तुम चुनाव लड़ लो, 2 में से एक करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है, इसके बाद है कि मानसिक रूप से अच्छा होना चाहिए, कि पागल मागल नहीं होना चाहिए, दिवालिया ना होना चाहिए। ठीक है, दिवालिया मतलब होता है बैंक से दिवालिया कर दिया जाता है, उन पर लोन मोन के कर्जे के नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऐसे क्यों दिवालिया पर निकल गया है, ऐसे बोलते हैं कई लोग। भारत का नागरिक नहीं हो, मतलब अनागरिक नहीं हो। ठीक है, अनागरिक लिखा हुआ है, अनागरिक नहीं हो। ठीक है, इसको भी याद रखना है। फिर उसके बाद क्या है कि संसद के अन्य कानूनों के अनुसार अयोग्य ना हो। इस चीज़ को बड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि संसद में क्या होता है कि आप देख लेना, कोई संसद का बहिष्कार करने पर या उसकी संसद की बैठक में ना जाने पर वो राष्ट्रपति उसको बाहर निकाल लेता है, या कहीं प्रदेश में कानून चलने पर तो उसको निलंबित कर दिया जाता है। जैसे अभी रिसेंट है, राहुल गांधी का केस है, तो उनको 2 साल के लिए हटा दिया गया था। इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, राहुल गांधी का। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट में क्या है कि सदस्यों का निर्वाचन। हाँ, इसमें आगे निर्वाचन कैसे करना है, तो इसको याद रखना। तो निर्वाचन करने के लिए सबसे बेस्ट बता रहा हूँ, 1 मिनट। निर्वाचन करने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होता है, आपको सभी को पता है।
ठीक है। और चुनावी व्यवस्था होती है इसमें, और निर्वाचन मंडल होता है और अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, ये याद रखना। और इसमें आपको लास्ट में बता दिया जाएगा कि निकलते कैसे हैं। तो निकलते हैं हर 2 साल के बाद 1/3 निकल जाते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी भरपाई होती रहती है, निकलते रहते हैं, भरपाई होती रहती है। ये सिस्टम होता है राज्यसभा का, ठीक है। और सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष तक होता है, ठीक है, इसे याद रखना। जिनका 6 वर्ष हो जाएगा उनको हटा दिया जाता है, फिर नए सदस्य आते हैं। और रिपीटेशन भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि रिपीटेशन नहीं कर सकते, रिपीटेशन भी हो सकता है। नेक्स्ट, राज्यसभा की भूमिका क्या होती है? तो ये समझ लीजिए कि राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और पुनः परीक्षण करते हैं, जल्दबाजी में बनाए गए कानूनों पर रोक लगाते हैं, और तथा शक्ति संतुलन का काम करती है। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो लोकसभा का काम करती है। यदि कोई भी ऐसे बहुत सारे कानून हैं कि जो पारित दोनों में होने चाहिए, लोकसभा राज्यसभा, तभी फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो कानूनों को संशोधन में उसमें सलाह का काम करती है। बहुत चीज़ें होती हैं। और तो राज्यसभा का मतलब है राज्यों का प्रतिनिधित्व भी करती है। लोकसभा का मतलब होता है जन लोगों का, मतलब नागरिकों का प्रतिनिधित्व होता है लोकसभा में। तो इस चीज़ को याद रखो। लोकसभा के कौन से आर्टिकल में? तो 81 में। राज्यसभा 80 में, उच्च सदन बोलते हैं उसे। तो पहले कौन आएगा? राज्यसभा। तो 80 हो गया, फिर 80 के बाद 81 आता है, तो उसके बाद कौन आएगा? लोकसभा। इसको याद रखने के। इसमें वर्तमान सदस्य 550 हैं वर्तमान में, ठीक है। और वर्तमान में कितने हैं लेकिन उपलब्ध हैं सदस्य हैं? तो वो 543 हैं। तो 554 अपने राज्य द्वारा चुनाव हुआ द्वारा, इसमें प्रत्यक्ष चुनाव होता है, राज्यसभा में अप्रत्यक्ष होता है। और इसमें केंद्र शासित द्वारा 19 लोग होते हैं, और उसमें कितने थे? 225 थे, इसको याद रखना, ठीक है। और उसमें 8 केंद्र से थे राज्यसभा में, और इसमें कितने? 19 हैं, इस चीज़ को याद रखना। फिर आ जाइए योग्यता और अयोग्यता किस चीज़ पे। तो ये राज्यसभा की तरह है पूरी डिटेल, और इसमें क्या है? सिर्फ 25 वर्ष वो होने चाहिए एज। उसमें कितनी थी? 30, इसको याद रखना। फिर सदस्यों का निर्वाचन क्या होता है? चुनाव का तरीका होता है। इसमें चुनाव कमेटी बैठती है, और चुनाव आयोग होता है, उसको चुनाव कराता है। उसमें मताधिकार 18 वर्ष के लोग जो उसमें चुनाव वोटिंग करते हैं, ठीक है, सिंपल। फायदा ही नेक्स्ट, इसमें क्या मैंने बताया था, जैसे प्रत्यक्ष चुनाव होता है। परिसीमन आयोग, हाँ, इस चीज़ को याद रखना। परिसीमन आयोग मैं पूरा बताऊंगा। अभी परिसीमन अधिनियम के द्वारा 1952 में हुआ था, पहले 1962 और 1972, और उसके बाद उसमें 1976 में जनगणना हुई थी, और फिर उसके बाद 1971, ठीक है, 1971 में जनगणना हुई थी, फिर उसके बाद 1976, फिर 2000, और फिर 2026। अभी जो वर्तमान में जनगणना हो रही है, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना है। तो अभी पहले एक क्वेश्चन भी आया था कि परिसीमन कितनी बार हो चुका था? 4 बार हो चुका था। 4 बार का उन्हीं के आधार पर परिसीमन मतलब समझिए, इस चुनाव के क्षेत्र को निश्चित करते हैं कि ये चुनाव का क्षेत्र कौन सा होना चाहिए, ठीक है, ये चुनाव का क्षेत्र को निश्चित करते हैं। तो उस चीज़ को याद रखना चाहिए। और एक बात बताऊँ, परिसीमन का यही इंपॉर्टेंस है। और सीटों का आरक्षण करते हैं, कार्यकाल तथा कार्यकाल भी होता है इनका। लोकसभा राज्यसभा में 2 सदन की अध्यक्षता और अध्यक्ष द्वारा होती है, ठीक है, वो तो ठीक है। हाँ, नेक्स्ट आ जाइए। ये 543 सदस्य हैं के द्वारा चुनाव, अध्यक्ष का चुनाव होता है, वो चुनाव करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा समझ में थोड़ा बाद में बताएंगे इसके बारे में। फिर नेक्स्ट में क्या है कि राज्यसभा और अध्यक्षता उपराष्ट्रपति। देखो, राज्यसभा का अध्यक्षता और उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और निष्कासन और प्रभावी बहुमत लोकमत से। तो क्या भी कहने का मतलब होता है, सिंपल मैं बताऊँ आपको डिटेल अच्छे सिंपल भाषा में, कि देखो जो होता है ना, लोकसभा में चुनाव क्या होता है, सबके पीएम कैसे बनते हैं, सबके प्रभावी बहुमत होता है, उसमें सभी लोगों का मत होता है, उसको बना देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, प्रभावी बहुमत मतलब जिस पार्टी का बहुमत ज़्यादा होगा उसका पीएम होगा, जिस पार्टी का बहुमत नहीं होगा वो हटा दिया जाएगा। ये होता है प्रभावी बहुमत का, ठीक है। इफेक्टिव बहुमत, एक क्वेश्चन भी आएगा इसके ऊपर, आया था, इफेक्टिव बहुमत किसे कहते हैं। इसमें इसके द्वारा निकाला भी जा सकता है, ठीक है, प्रभावी बहुमत नहीं सिद्ध करने पर। अध्यक्ष की शक्तियां संविधान से और संसदीय सम्मेलन आदि में, ठीक है, इस चीज़ को याद रख लिया। अब आ जाइए कार्य क्या होता है? कार्य होता है लोकसभा की प्रक्रियाओं का संचालन, ठीक है। नेक्स्ट है अपना, देखो, निर्णायक बोर्ड होना चाहिए, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। मणि लिख दिया, मणिवेल। गुप्त बैठक होती है, इसमें विशेष अधिकार होते हैं। सदस्यों की अयोग्यता, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है कि इस्तीफा को स्वीकार करता है सदस्यों की, और तथा पदेन अध्यक्ष। ये किसके बारे में आपको बता रहा हूँ, पहले आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, लोकसभा के बारे में चल रहा है, ठीक है। अब आ जाइए लोकसभा के उपाध्यक्ष के बारे में। ये अध्यक्ष के बारे में हो गया इतना चीज़, मैं आप समझ में आया, थोड़ा वो लिख नहीं पाया था मैं, अध्यक्ष के बारे में, ठीक है। ये पूरा प्रभावी बहुमत द्वारा लोकसभा, यदि प्रभावी बहुमत में क्या होता है, अध्यक्ष यदि बहुमत करता है, यदि दोनों का समान आ गया तो उसमें फिर लास्ट में उनका अध्यक्ष का ही निर्णय होता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। लोकसभा अध्यक्ष के उपाध्यक्ष के बारे में क्या है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष के बारे में क्या है कि इसमें अध्यक्ष क्या बोलते हैं, हाँ, इसमें अध्यक्ष के ना रहने पर
उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करता है, ठीक है, उपाध्यक्ष अध्यक्ष के रूप में कार्य करता है। इस्तीफा कैसे देगा, ये लोकसभा के अध्यक्ष को देगा, ठीक है, सिंपल है। और प्रोटेम स्पीकर सिंपल है, क्यों आता है, प्रोटेम स्पीकर तब तक आता है तब तक उसका शपथ दिलाने का काम होता है इसका। तो लोकसभा का सबसे वरिष्ठ नागरिक होता है, इसको याद रखना, लोकसभा का सबसे वरिष्ठ नागरिक होता है, लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता करता है और नए निर्वाचित सांसदों को शपथ का काम करता है, इसको याद रखना, शपथ दिलाने का काम होता है मेन इसका, ठीक है। और प्रथम पहली बैठक के बाद इसका कोई रोल नहीं रहता है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट है कि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है, उनको जो वेतन मिलती है ना उपराष्ट्रपति को, वो राज्यसभा की सभापति के रूप में नियुक्त काम करने की वजह से मिलती है, इसको याद रखना, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं कर सकते, वो राष्ट्रपति का काम है, ठीक है, इसे याद रखना। निष्कासन में क्या है कि राज्यसभा प्रभावी बहुमत से संकल्प पास करती है, ऐसे, हाँ मैं बता रहा हूँ, प्रभावी बहुमत क्या होता है, राज्यसभा लोकसभा और प्लस अध्यक्ष का होता है, ठीक है, इसको याद रखना। इसमें क्या होता है कि निष्कासन में राज्यसभा द्वारा प्रभावी बहुमत से संकल्प पास करती है और लोकसभा सामान्य बहुमत से, इसका प्रभावी बहुमत होता है राज्यसभा में और लोकसभा में सामान्य बहुमत होता है, इसको याद रखना। और उपसभापति क्या होता है, उपसभापति में क्या होता है कि राज्यसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित सदस्य होते हैं उपसभापति को, वो आपस में बैठ के चुन लिए जाते हैं और कुछ नहीं होता इसमें। नेक्स्ट उपाध्यक्षों का पैनल होता है, उसमें 10 सदस्य होते हैं। आ जाइए संसद, अब ये मेन टॉपिक है, अब इसको तुम छोड़ नहीं सकते कोई भी हालत में, आप इसी टाइम पे कहीं चले गए तो फिर कह नहीं सकते, इस चीज़ को याद रखना है क्योंकि ये मेन टॉपिक है, ठीक है, इसको इम्पोर्टेंट है ये। आ जाइए संसद में क्या होता है, सदन का नेता, सदन के नेता होते हैं। इसमें क्या है, संसद मतलब होता है कि दोनों लोकसभा और राज्यसभा दोनों होते हैं, ठीक है, इसको याद रखना। फिर आ जाइए, इसमें क्या होता है कि संघ स्तर पर और सत्तारूढ़ दल से संबंधित है, तो क्या है मतलब, कहने का मतलब प्रधानमंत्री है सदन का नेता, वो प्रमुख मैन होता है। जो मैंने अपने यहाँ जो अपना यहाँ कौन सी संसदीय प्रणाली है, संसदीय प्रणाली में क्या होता है, पीएम का बोलबाला जाना है और अध्यक्ष प्रणाली में राष्ट्रपति का बोलबाला जाना होता है। और इसमें प्रधानमंत्री दूसरे सदन का नेता को मनोनीत करता है, तो ऐसे देख क्या होता है, कहने का मतलब है सिंपल कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सलाह देता है कि कौन किन को मंत्री को कहाँ पर नियुक्त करना है, हर चीज़ उसके बारे में, ठीक। विपक्ष का नेता मतलब होता है, विपक्ष का नेता इंपॉर्टेंट है, संसद के दोनों सदनों में एक एक विपक्ष का नेता होता है, इसे याद रखना, लोकसभा में भी होगा विपक्ष का नेता, राज्यसभा में भी होगा, ठीक है। उसके बाद है फिर नेक्स्ट है कि सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य के कुल सदस्यों का 10वें हिस्से के करीब होना चाहिए। कहने का मतलब है सिंपल तरीके से समझो कि विपक्ष का नेता ऐसा चुना जाता है कि जिसका सबसे ज़्यादा सीटें होंगी पहले नंबर पे, मतलब जीता नहीं होगा लेकिन सबसे कम भी नहीं हुई, सबसे मतलब जीतने वाले पार्टी के बाद जितनी सबसे ज़्यादा सीटें दूसरे नंबर जो भी होगा उसी का वही विपक्ष का नेता होता है, सिंपल इतना याद रख लो, कोई नहीं 10वें विपक्ष को यदि आ जाए तो डाल देना, नहीं वैसे कुछ जरूरत नहीं है, वैसे आगे कमें। पर ये वेतन, और इसको वेतन ही मिलता है, वेतन भत्ते और सुविधाएं कैबिनेट मंत्री की तरह मिलती है, क्योंकि विपक्ष का नेता कैबिनेट मंत्री में कैबिनेट मंत्री जब मैं बताऊंगा ना उसमें विपक्ष का नेता का रोल बहुत ज़्यादा है, इसमें जितने भी विपक्ष का नेता उसमें हिस्सा लेता है तो उसको कैबिनेट मंत्री के रूप में वेतन मिलता है। हिप्स मतलब क्या होता है, अब ऐसे समझिए, संसद में हिप्स होता है, हिप्स का मतलब होता है कि जो राजनीतिक दल द्वारा सहायक नेता के रूप में काम करता है, नियुक्ति होती है इसकी, ठीक है, इसको याद रखना, किसके रूप में, सहायक नेता के रूप में। आपको यदि कोई नया नेता है तो उसको हेल्प करने के लिए है, और हिप्स का उल्लेख संविधान में नहीं है, इस चीज़ को याद रखना। और संसद में सदस्यों के व्यवहार पर नजर रखता है हिप्स, ठीक है। अब हिप्स भी तीन प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से हैं, 1 लाइन हिप्स, 2 लाइन हिप्स, 3 लाइन हिप्स। अब 1 लाइन इसको याद रखना, ठीक है, फिर नेक्स्ट, अब इतना जरूरी नहीं है इसके बारे में। अब आ जाइए संसद के सत्र, संसद में सत्र क्या होता है, जो सत्र होते हैं 3 सत्र होते हैं संसद के, तो ये जरूर याद करना। 3 सत्र में कौन सा होगा, फरवरी, जो बजट सत्र बोलते हैं उसे, वो फरवरी ले से मई में आता है, ठीक है। और मानसून सत्र आता है जुलाई सितंबर, तो मानसून कब आता है अपने यहाँ, बारिश कब होती है, जुलाई सितंबर में, तो जुलाई सितंबर में होती है तो बारिश, उसके बाद मानसून सत्र होगा। जो सर्दी कब लगती है, नवंबर दिसंबर से स्टार्टिंग हो जाती है, नवंबर से हल्की हल्की सर्दी, तो नवंबर दिसंबर से शीतकालीन आ गया, ठीक, सिंपल। आ जाइए नेक्स्ट में क्या है, प्रत्येक सदन का राष्ट्रपति समय समय पर समन करते रहेंगे, मतलब राष्ट्रपति चेक करते रहेंगे कि बैठकें हो रही कि नहीं हो रही, उनका समन बैठक बुलाना हर चीज़ राष्ट्रपति के हाथ में रहता है, इसलिए, ठीक है। और दोनों सत्रों के बीच अंतराल में 6 माह से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए, एक बैठक को कम से कम 6 महीने से अंतर्गत बैठ होनी ही चाहिए, 6 महीने से ज़्यादा टाइम होगा तो राष्ट्रपति भड़केंगे, वोट करने वाले, पापा है नहीं वो, तो पापा बोलेंगे बच्चे 6 महीने से पहले तुमने कुछ नहीं किया, तो पापा चेक करते रहते हैं ना, उसी का काम करते हैं। कम से कम 2 बार वर्ष में संसद की मिलना चाहिए, कहने का मतलब है संसद का मिलना कम से कम कंपल्सरी, तो 6 महीने से सिंपल है, 6 महीने मतलब 1 बार, ठीक है, तो 12 महीने में 2 बार, कॉन्सेप्ट है तो नॉर्मल चीज़ है, आपको समझना ही पड़ेगा, बच्चा जानता है कि मोदी कौन है। प्रत्येक बैठक में 2 सत्र होते हैं, ठीक है, एक होता है स्टार्टिंग 11 बजे से 1 बजे तक, फिर दूसरा सत्र होता है 2 बजे से 6 बजे तक, उसके बीच में जो आपको समय मिलता है डबल, उसको अभी स्थगन बोलते हैं, फिर वो बोलते हैं, तो अब वही चीज़ पढ़ना चालू करें, इंपॉर्टेंट है चीज़ याद रखना। स्थगन मतलब क्या होता है, अभी समझिए।
स्थगन मतलब होता है बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित किया जाता है। स्थगन मतलब रोक दिया, निलंबित कर दिया कि नहीं अब अभी नहीं कर रहे इस पे काम, तो समझ गए ना। स्थगन मतलब होता है कि बैठक के कार्य को कुछ निश्चित समय के लिए निलंबित कर दिया जाता है। निलंबित समझ गए ना, सिंपल भाषा में लिखा हुआ है। फिर आ जाइए अनिश्चितकाल। अनिश्चितकाल, अनिश्चितकाल में सदन को बिना बताए स्थगित कर दिया जाता है। अनिश्चितकाल के लिए स्थगन मतलब क्या कहते हैं कि अब कोई पता ही नहीं है किसी भी संसद को, किसी को कुछ नहीं पता है कि कितने समय के लिए, उसे बोलते हैं अनिश्चितकाल। सिंपल दो लैंग्वेज से समझ गए होंगे आप। यह शक्ति अध्यक्ष और सभापति के पास होती है, इसको याद रखना, ठीक है। और नेक्स्ट सत्रावसान। सत्रावसान मतलब समझिए, यह ना केवल बैठक बल्कि ये सदन के सत्र को समाप्त करता है। सत्रावसान मतलब निपट गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। इसकी शक्ति किसके पास होती है? राष्ट्रपति के पास होती है। राष्ट्रपति को मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब फिर से बता रहा हूँ, इसके पास 3-4 पावर हैं, बुलाने की, हटाने की, रोकने की और चेक करने की। सिंपल देसी भाषा में समझते रहना, देसी नहीं नॉर्मल लैंग्वेज बोलो। विघटन सिंपल है, भाषा जो समझ में आ रहा है। विघटन तो केवल का लोकसभा का विघटन राष्ट्रपति द्वारा किया जा सकता है और राष्ट्रपति ही करता है और कोई नहीं कर सकता। अविश्वास प्रस्ताव आया, जैसे मैंने आपको पहले क्लास में बताया, तो उसके बाद वो बहुमत सिद्ध करेगा, बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए तो उसको राष्ट्रपति द्वारा उसे हटा दिया जाएगा, केवल राष्ट्रपति द्वारा। प्रभाव, फिर लोकसभा के सारे कार्य जैसे विधेयक, प्रस्ताव, याचिका आदि समाप्त हो जाता है इसमें, ठीक है। विघटन में सब जो भी चल रहा होगा उसमें विघटन हो गया तो सब चीजें समाप्त हो जाएगी, चाहे विधेयक चल रहा होगा, चाहे प्रस्ताव चल रहा होगा, सब समाप्त हो जाएगा, सारे कार्य समाप्त। सिंपल समझ गए ना, जैसे विधेयक, प्रस्ताव, याचिका आदि, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट में क्या है कि संसदीय कार्रवाई के साधन। संसदीय कार्रवाई के साधन मतलब क्या है कि समझिए, तो इसमें अब संसद में जैसे कार्रवाई चलती है, संसद स्टार्ट हो गई, ये मान एज्यूम करके चलना है आपको। अब संसद स्टार्ट हो गई, उसमें क्या क्या होगा वो चीज़ इसमें बताई जाएगी अब, ठीक है। अब चलो संसद में घुस गए अपन, तो उसमें प्रश्नकाल आ जाएगा, ठीक है। अब प्रश्नकाल में क्या होता है कि संसद का पहला घंटा होता है, जो आप आए स्कूल संसद में, उसमें पहला जो घंटा है ना, तो संसद में प्रश्न पूछने का समय होता है। उसमें प्रश्न पूछते हैं और मंत्री उत्तर देते हैं, सिंपल पहले घंटे में। फिर उसके बाद क्या होगा कि प्रश्न 3 तरह के होंगे, इस चीज़ को याद रखना कि कुछ भी नहीं पूछ सकते हैं। तो प्रश्न की टाइप कौन कौन से हैं? तो ये 3 टाइप्स हैं, ठीक है, इस चीज़ को याद रखना, 3 टाइप हैं। तो कौन सा? एक तार्किक प्रश्न, तार्किक प्रश्न, हाँ, का उत्तर उसका मौखिक रूप से दिया जाएगा। एक अतार्किक प्रश्न, जैसे लिखित या लिखित रिपोर्ट आवश्यक है उसकी, किसकी है? अतार्किक प्रश्न की। अल्प सूचना वाले प्रश्न, इसको क्या होता है, कम से कम 10 दिन का नोटिस देकर पूछा जाता है और उत्तर इसका क्या होता है? मौखिक। सिंपल है, इन दोनों का मौखिक होता है, इसका लिखित में होता है, इसको याद कर लो। अतार्किक मतलब प्रश्न का होता है लिखित में देना है आपको, और बाकी आप मुंह से काम चला सकते हो, समझ गए? हाँ। फिर आ जाइए शून्यकाल। आप शून्यकाल से समझ रहे हो, सिंपल भाषा है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। तो शून्यकाल में क्या होता है कि भारत की देन है और ये 1962 से शुरू हुआ था, ठीक है। ये अनौपचारिक साधन है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद आता है। जैसे अपन ने क्वेश्चन पूछ लिया, अब उसके बाद भाई क्या करेंगे, उसको शून्यकाल चालू करेंगे उसके बाद। तो उसमें क्या है, प्रश्न पूछने के बाद तुरंत बाद आया है। तो सदस्य, इसमें क्या लिखा है अपन ने कि सदस्य बिना पूर्व सूचना के मामले को उठा सकते हैं। इसमें क्या होता है, सदस्य क्या करते हैं कि बिना सूचना के, सदस्य होते बिना पूर्व सूचना, सूचना पहले देनी पड़ती है क्वेश्चन के लिए, तो उसमें सूचना मूचना कुछ नहीं देंगे, सीधे मामला उठा देंगे, उसे वो बोलते हैं शून्यकाल। इतना समझ गए। अब आ जाइए प्रस्ताव। प्रस्ताव सिंपल है, आप शब्द से समझ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी की स्वीकृति की बहस नहीं होगी, ठीक है। वो किसी भी सदस्य द्वारा विभिन्न मामलों को लाया जा सकता है। हाँ सिंपल है, कोई भी सदस्य इसको ला सकता है, कोई भी मामला ला सकता है, लेकिन पीठासीन अधिकारी होता है उसमें, पीठासीन अधिकारी, उसकी अस्वीकृति की बहस, स्वीकृति होगी तभी बहस होगी, स्वीकृति की बहस नहीं होगी। हाँ, दो पीठासीन अधिकारी का काम क्या होता है, वो बोलेगा कि हाँ अब देखो स्पीकर लगाया रहता है कानों में, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। अब पीठासीन अधिकारी के बाद आ जाइए नेक्स्ट। प्रस्ताव 3 प्रकार के होते हैं, इसको जरूरी है, महत्वपूर्ण और स्थापन और पूरक। तो महत्वपूर्ण में क्या होता है, पहले इसे समझिए। महत्वपूर्ण में क्या है कि स्वतंत्र प्रस्ताव, ठीक है, स्वतंत्र प्रस्ताव आ गया। स्वतंत्र प्रस्ताव में क्या है, जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग, मुख्य निर्वाचन आयोग को हटाना आदि, ये महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। देखो निर्वाचन कोई गलत हो गया, चुनाव गलत हो गया, तो उसके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब इस चीज़ को यहाँ पर आ जाइए, स्थानापन्न, इसे मूल प्रस्ताव कहते हैं, ठीक है, इतना ही समझ लीजिए। अब मेन है पूरक प्रस्ताव। पूरक प्रस्ताव क्या होता है, इसमें सहायक होता है, स्थान लेने वाला होता है और संशोधन होता है। तो इसमें क्या है कि निश्चित प्रक्रिया होती है, ठीक है, निश्चित प्रक्रिया के
रूम में होता है, सहायक में। और स्थान लेने वाले में क्या होता है, वाद विवाद होता है, इसके के दौरान होता है। और संशोधन में क्या होता है कि संशोधन में मूल प्रस्ताव होता है, तो उसमें मूल प्रस्ताव को के केवल को भाग को परिवर्तित करते हैं। ऐसा कोई भाग है, उस मूल प्रस्ताव केवल भाग को परिवर्तित करने के लिए लाया जाता है। उसी संशोधन मतलब है किसी भाग में संशोधन, कोई चीज़ है तो उसमें संशोधन शब्द किस नाम से, किसी उसमें कोई नया करें, कुछ जोड़ेंगे, रहेगा तो भाई, लेकिन संशोधन करेंगे कि अब वर्तमान के समाप्त ये सही काम नहीं कर रहा है तो उसमें संशोधन करेंगे। ठीक है, मूल प्रस्ताव में केवल भाग को ही परिवर्तित करने के लिए लाया जाता है। सिंपल, बहुत सरल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। नेक्स्ट आ जाइए कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव समझ काटना होता है, तो ये भी 4 प्रकार के होते हैं। किसी भी सदस्य द्वारा वाद विवाद को समाप्त करने के लिए लाया जाता है। सिंपल। अब कितने प्रकार का है, 4 प्रकार का। इस चीज़ को समझिए, इंपॉर्टेंट है। एक साधारण होता है, और एक होता है घटकों में कटौती, और एक कंगारू कटौती, और एक गिलेटिन प्रस्ताव। ये शायद क्वेश्चन पूछ सकता है, वैसे अब तो ऐसे यूपीएससी नहीं पूछता है, बट आ जाए तो क्या है, पढ़ाना तो पड़ेगा ना। किसी भी मामलों पर पर्याप्त चर्चा के मतदान, तो कहने का मतलब क्या है, किसी मामले पर जो पर्याप्त चर्चा के बाद मतदान होता है उसके लिए साधारण कटौती आता है। घटकों में कटौती के लिए क्या होता है, वाद विवाद हो रहा है तो इस भाग में पूर्ण चर्चा और संपूर्ण भाग पर मतदान के लिए आता है। कंगारू में क्या होता है, केवल महत्वपूर्ण खंडों पर और बहस और मतदान के लिए आता है। कंगारू मतलब उछलता रहता है, तो कटौती प्रस्ताव में मतलब होता है कि आप प्रस्ताव को काटना ही है। अब दो साधारण में तो अब क्या है कि किसी मामले को पर्याप्त चर्चा के बाद मतदान करेंगे इसमें। और घटकों के में कटौती में क्या करेंगे, वाद विवाद चल रहा है उस पर कुछ चर्चा चल रही है, उसके बाद पूर्ण चर्चा होने के बाद संपूर्ण पे मतदान करेंगे। और कंगारू में क्या है, उछलता रहता है कंगारू, देखा हो कभी, तो इसमें केवल महत्वपूर्ण खंडों को लिया जाएगा, उस पर बहस होगी और उसी पर मतदान होगा। तो इस चीज़ का ये मतलब है। नेक्स्ट है कि गिलेटिन। गिलेटिन में क्या है कि विधेयक पर मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए, हाँ इसको याद रख लो ना, ग्लोटिन मतलब होता है विधेयक पर मतदान से पूर्व चर्चा करने के लिए होता है। इस सब में मतदान लास्ट में हो रहा है, इसमें मतदान करने से पहले इसमें भी वही है, चर्चा करने के लिए। एक ग्लोटिन हो गया। अब विशेष अधिकार प्रस्ताव, इसको रहना है, तो इसको विशेष अधिकार प्रस्ताव को आप स्टार्टिंग करते हैं कल। थैंक यू आज देखने के लिए।